एक क्वेश्चन ये आया है जो कि एक कन्फ्यूजन से रिलेटेड है कि अगर लेट से कॉलम की हमारे क्रॉस सेक्शन इस तरह से है कि वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, एक साइड उसकी लॉन्गर है एक शॉर्टर है। सो पहली बात तो ये कि नेचुरली अगर ये होमोजीनियस मटेरियल है या रीबार्स की अरेंजमेंट रेगुलर है तो उस सूरत में इसकी ये जो साइड है इस साइड को हम स्ट्रॉन्गर साइड कहेंगे, ठीक है, और इस साइड को हम वीकर साइड कहेंगे। यानी जिस साइड के अलोंग जो उसकी डायमेंशन है वो शॉर्टर डायमेंशन है वो वीकर साइड है, ये वाली साइड स्ट्रॉन्गर साइड है, ठीक है। सो मैं क्लियरली यहाँ लिख देता हूँ, ये स्ट्रॉन्गर साइड है, ये वीकर साइड है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर आप देख लें तो इस डायरेक्शन में वीकर साइड में इसकी वैल्यू कम होगी और स्ट्रॉन्गर साइड में इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। यानी अगर मैं इसको इस तरह इसके एक्सिस ड्रॉ करूं, क्रॉस सेक्शनल एक्सिस में मैं कह देता हूं 2 और 3 एक्सिस हैं। वीकर साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो असल में I33 होगा और स्ट्रॉन्गर साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I22 होगा। सो आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्गर साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू वीकर साइड, बिकॉज उस साइड पर जो है वो आपकी डायमेंशन ज़्यादा है। सो BD³/12 ही होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट B और D क्या लेंगे वो डिपेंड करेगा आप किस साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखें आप, अगर आपने देखना है कि किस डायरेक्शन की जो बेंडिंग है वो उसकी स्टिफनेस I है तो आप थंब को उस डायरेक्शन में करें और जो फिंगर्स का कर्ल है वो आपको बताएगा कि ये बेंडिंग की डायरेक्शन है, ठीक है। सो अगर मैं थंब 3 की एक्सिस में करता हूँ तो जो वीकर साइड है मेरी वो उस डायरेक्शन में बेंडिंग हो रही है ना, ठीक है। सो लिहाजा मैं कह रहा हूँ कि वीकर साइड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I33 है या I3 है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने में जो डेप्थ इस्तेमाल होगी वो शॉर्टर वाली डेप्थ इस्तेमाल होगी। इसी तरह अगर आप एक्सिस 2 के अबाउट आप देखें, थंब को लेके जाएं और फिंगर्स का कर्ल देखें तो स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में बेंडिंग होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, +2 की तरफ कर लें या -2 की तरफ कर लें, तो जो बेंडिंग हो रही है कॉलम की, ये आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, वो बेंडिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में होगी और उस सूरत में जो D इस्तेमाल होगा वो लॉन्गर साइड का होगा BD³/12 में। शीयर वॉल्स में भी ऐसे ही है। शीयर वॉल में तो ये एक्सट्रीम केस बन जाता है कि आपकी एक साइड जो है वो दूसरी की निस्बत बहुत ज़्यादा है उसकी लेंथ। सो आपकी ये थिकनेस है लेट्स से T और ये कोई उसकी लेंथ है शीयर वॉल की एक लेग की, ये प्लान व्यू में आप देख रहे हैं, ठीक है। सो अब ये शीयर वॉल प्राइमरीली जो स्टिफनेस प्रोवाइड करेगी या जो इसकी स्ट्रॉन्गर साइड है वो ये वाली साइड है, ठीक है, बिकॉज उसकी लॉन्गर लेग की डायमेंशन उस डायरेक्शन में है और जो ये वाली डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, यूँ कह लें आप, आउट ऑफ प्लेन, ये वीकर डायरेक्शन है या आम तौर पे इसको एज्यूम किया जाता है कि जैसे इस डायरेक्शन में कोई स्ट्रेंथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यानी डिज़ाइन में शीयर वॉल की एक इंडिविजुअल लेग को इन प्लेन बेंडिंग के लिए ही प्राइमरीली डिज़ाइन किया जाता है। इन प्लेन बेंडिंग का मतलब है कि ये जो स्ट्रॉन्गर साइड वाली डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में अगर लोडिंग आएगी तो ये शीयर वॉल रेजिस्ट करेगी। आउट ऑफ प्लेन डायरेक्शन में जब बेंडिंग आएगी तो ये शीयर वॉल रेजिस्ट नहीं करेगी, अगर ये एक इंडिविजुअल प्लेनर शीयर वॉल है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि प्लान व्यू में अगर जो हमारा प्लॉट साइज है वो रेक्टेंगुलर हो, जैसे ये है, और अब नेचुरली इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस प्लान व्यू में एक सिमेट्रिक फ्रेम डाल दूं, यानी इस तरह से कॉलम हो और इसी तरह ये कॉलम की लाइन चलती जाए, तो नेचुरली इसकी ये साइड स्ट्रॉन्गर हो जाएगी और ये साइड वीकर होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अब देखें इस सूरत में क्या हो जाएगा कि स्ट्रॉन्गर साइड और वीकर साइड की जो स्ट्रेंथ्स हैं इनमें बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क आ जाएगा। अब जो भी लेटरल लोडिंग है, वर्टिकल लोडिंग तो चलें ठीक है सेम होगी, वो साइड पर डिपेंड नहीं करती। लेटरल लोडिंग साइड पर डिपेंड करती है।
यानी अर्थक्वेक लोडिंग इस तरह से आए या इस तरह से आए, विंड लोडिंग भी इसी तरह है। तो वो लोडिंग अगर वीकर डायरेक्शन में अपनी पीक वैल्यू को पहुंच जाती है तो आपकी बिल्डिंग जो है वो पुअर परफॉर्म कर सकती है कंपेयर टू अगर स्ट्रॉन्गर डायरेक्शन में आए। सो उस सूरत में आप ये हमेशा चाहेंगे एज अ डिज़ाइनर कि दोनों डायरेक्शंस की स्ट्रेंथ में जो फ़र्क है वो सिग्निफिकेंट ना हो, ताकि बिल्डिंग इस तरह से पुअरली बिहेव ना करे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो आप चाहेंगे कि वीकर साइड को भी स्टिफन किया जाए, कम से कम स्ट्रॉन्गर के कंपेरेबल ले आया जाए। आप प्लॉट साइज नहीं चेंज कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक इर्रेगुलर किस्म का फ्रेम दे दें जो एक डायरेक्शन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो उस सूरत में आप ज़ाहिर है कि स्टिफनिंग एलिमेंट्स के तौर पे दो काम कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसे सजेस्ट किया गया कि shear वॉल आप प्रोवाइड करें और उसकी जो लॉन्गर साइड है वो बिल्डिंग की वीकर साइड की तरफ रखें। जैसे ऐसे अगर मैं दरमियान में कहीं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। सो अब ये shear वॉल बिल्डिंग को वीकर साइड में स्टिफन कर देगी, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगी, स्टिफनेस भी प्रोवाइड करेगी। और दूसरा काम ये किया जा सकता है कि कॉलम्स के रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कर दिए जाएं और इस तरह से उनको ओरिएंट किया जाए कि जो लॉन्गर साइड है कॉलम्स की वो वीकर डायरेक्शन की तरफ हो, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे या ऐसे। तो कुछ इस तरह के आप मेजर्स ले सकते हैं जिनमें बिल्डिंग को दोनों डायरेक्शन में इक्वली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, हालांकि उसका जो प्लान व्यू है या जो उसका फुटप्रिंट है वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक रेक्टेंगल की एग्जांपल थी। आपके पास कई डिफरेंट शेप्स के प्लॉट साइजेस आ सकते हैं, इवन ट्रायंगुलर शेप के आ सकते हैं, ठीक है, और इर्रेगुलर शेप्स के आ सकते हैं। उस सूरत में भी आपने इंश्योर करना है कि बिल्डिंग का एक मेन प्राइमरी ऑर्थोगोनल एक्सिस सिस्टम डेवलप हो, ग्लोबल एक्स वाई सिस्टम। सारे एलिमेंट्स उस एक्स वाई सिस्टम को फॉलो करें। वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लान व्यू में हो, वो किसी एंगल पे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बिल्डिंग दिखाई थी जिसका फुटप्रिंट कुछ इस तरह एक्स शेप का था, ऐसे था। उस सूरत में सारे के सारे एलिमेंट्स जो थे वो इस ग्लोबल एक्स और ग्लोबल वाई जो कि एक एंगल पे है, इसके या पैरेलल थे या परपेंडिकुलर थे। सारी बीम्स, कॉलम्स वगैरह इस तरह से ओरिएंट हुए हुए थे। सो बिल्डिंग का एक प्राइमरी ऑर्थोगोनल एक्सिस या एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एक्सिस डेवलप हो जाता है और फिर आप फोकस करते हैं आमतौर पे वीक एक्सिस का जो डिज़ाइन है वो पूरी बिल्डिंग के डिज़ाइन को गवर्न करता है। फिर एक पॉइंट है shear वॉल की लोकेशन। आइडियली अगर आप टॉर्शनल स्टिफनेस को देखें, यानी बिल्डिंग में जो टॉर्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है, ओवरऑल लेटरल लोड की वजह से जो टॉर्शन प्रोड्यूस हो सकती है उसकी रेजिस्टेंस को देखें तो जो ऑप्टिमम लोकेशन shear वॉल की बनती है वो पेरिफ्री के अलॉन्ग बनती है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्रॉस सेक्शन में भी अगर आप देखें तो मैंने दिखाया था क्रॉस सेक्शन में जो स्ट्रेसेस कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो पेरिफ्री के अलॉन्ग होते हैं। यूँ समझ लें कि आप एक हाइपोथेटिकल रिंग है जो डिज़ाइन करते हैं टॉर्शन के अगेंस्ट, तो उसी तरह यानी इसका मतलब ये जो शेडेड एरियाज़ हैं ये सबसे ज़्यादा स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं टॉर्शन में, और कोर की जो कंक्रीट होती है वो ऑलमोस्ट समझ लें जैसे पार्टिसिपेट ही नहीं करती। ओवरऑल बिल्डिंग को भी अगर आप एक इसी तरह का एक क्रॉस सेक्शन समझ लें तो shear वॉल की जो ऑप्टिमम लोकेशन बनती है टॉर्शनल रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी पेरिफ्री बनती है। यानी आप यहाँ पर shear वॉल दें, यहाँ पे दें, इस तरह इधर दें, इधर दें, ठीक है। और बाय द वे इसमें यह भी ख्याल रखना है कि एक shear वॉल जब आप दे देते हैं किसी प्लान में उसकी बहुत सी इम्प्लीकेशंस होती हैं। कई दफ़ा एक shear वॉल की एडिशन बिल्डिंग का प्लान अनसिमेट्रिक कर देती है, फिर आप उसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ एक्शन लेना पड़ता है। सो ऑप्टिमम लोकेशन तो है जो उसकी पेरिफ्री है, जितना आप सेंटर से दूर करके दे सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप जब किसी शेकिंग के अगेंस्ट स्टेबल होना चाहते हैं तो आप चाह रहे होते हैं कि आप मिसाल के तौर पे अपने सेंटर ऑफ मास से जितना दूर
अपने सपोर्ट को ले जा सकें आप लेके जाते हैं। एक बंदा भी, एक इंसान भी जब शेकिंग में खड़ा रहना चाह रहा होता है तो अपने पाँव खोल लेता है कि वो जितना दूर सपोर्ट हो जाए मेरे सेंटर ऑफ मास से। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी ये वही प्रिंसिपल है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है, जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है कि जितना दूर हो सके, प्रैक्टिकली ऐसा होना मुमकिन नहीं होता कई दफ़ा। इसमें बहुत सी कंस्ट्रेंट्स होती हैं और वो मोस्टली आर्किटेक्ट की तरफ से आती हैं। बिल्डिंग के आउटर फसाड में ज़ाहिर है कि ओपनिंग्स होती हैं, विंडोज़ होती हैं। आप ऐसी जगह पे दे सकते हैं सिर्फ ये आउटर वॉल जहाँ पे ये ओपनिंग्स की रिक्वायरमेंट ना हो। फिर दूसरी बात कि हाई राइज बिल्डिंग में बहुत सी जो ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं, पाइपिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिफिकेशन, प्लम्बिंग सिस्टम, ये सारे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जो जाने होते हैं मोस्टली ये सर्विस कोर के थ्रू जाते हैं। सर्विस कोर का मतलब ये है कि आप सेंटर में एक सर्विस कोर बनाएं जिसमें आपकी लिफ्ट ऑपरेट करे, ठीक है, बिकॉज सेंटर से आप किसी भी जगह को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एक फ्लोर के। सो लिफ्ट की लोकेशन सेंटर पे रखें और वही फिर आपकी कोर वॉल की लोकेशन हो जाए। लिफ्ट और कोर वॉल के दरमियान में या उसके साथ साथ उसके अलॉन्ग ये सारी ऑक्सिलरी सर्विसेज या फैसिलिटीज़ के जो पाइप हैं, जो भी सिस्टम है, ये चल रहे होते हैं और हर फ्लोर में जा रहे होते हैं। तो सेंटर पे शेयर वॉल को प्रोवाइड करने के आर्किटेक्चरल बेनिफिट्स भी हैं, प्रैक्टिकल बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली ये जो है वो ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो भी लेग प्रोवाइड की जाएगी, चाहे कहीं पे भी की जाए, वो पार्टिसिपेट तो करेगी। अगर मैं सेंटर में कोर वॉल लगा देता हूँ तो ये एक्स को भी स्टिफन करेगी, वाई को भी स्टिफन करेगी, लेकिन ये टॉर्शनल रिजिडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी एफिशिएंट वॉल नहीं होगी। सो आप अक्सर देखेंगे कि अगर आपका फर्स्ट मोड टॉर्शन में आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए, आई होप आपको इसकी थ्योरी पता है, पहले मैंने डिस्कस किया हुआ है कि जब आप मॉडल कंप्लीट करते हैं ई टैब्स में या सैप में या किसी भी प्रोग्राम में, तो बगैर लोडिंग अप्लाई किए पहला काम जो आप कर सकते हैं बिल्डिंग के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए वो ये है कि मॉडल एनालिसिस रन करें, बिल्डिंग की मोड शेप्स देखें, बिल्डिंग के नेचुरल टाइम पीरियड्स देखें। ये बिल्डिंग के वाइटल्स हैं जो आप पहले ही देख के उसकी हेल्थ के बारे में बता सकते हैं। टाइम पीरियड्स अगर हेल्दी रेंज में है, प्रोपोर्शनिंग आपने सही की है। हेल्दी रेंज मैं आपको रफली बता देता हूँ। अगर आप एक 10 स्टोरी बिल्डिंग कर रहे हैं तो 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10 आपका फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड होना चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्टली कभी भी नहीं आएगा। आप यूँ समझ लें कि अगर 10 स्टोरी बिल्डिंग है 1 सेकेंड टाइम पीरियड होना चाहिए फर्स्ट मोड का, तो आप इसको 0.8 से लेके 1.5 या 1.7 तक भी ले जा सकते हैं। जितना टाइम पीरियड ज़्यादा होगा आपकी प्रोपोर्शनिंग उतनी फ्लेक्सिबल है, जितना टाइम पीरियड कम होगा उतनी बिल्डिंग आपकी रिजिड है, स्टिफ है, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड मोड, उसी डायरेक्शन में जो सेकंड मोड का टाइम पीरियड होता है वो फर्स्ट मोड का रफली 1/3 होता है। तो जो एक्स डायरेक्शन, अगर फर्स्ट मोड आपका एक्स डायरेक्शन का फर्स्ट मोड है तो एक्स में ही जो दूसरा मोड होगा, जो सॉफ्टवेयर की नंबरिंग में शायद 4th 5th मोड हो, वो एक्स डायरेक्शन के फर्स्ट मोड का 1/3 होना चाहिए फॉर अ वेल प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर। बिल्डिंग के कई टाइम पीरियड्स होंगे कई एक्स और वाई डायरेक्शंस में। सो प्रोग्राम आपको ये मोड नंबर दे देगा कि मोड नंबर 1 जो है उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, मोड नंबर 2 का टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड है, और इसी तरह टाइम पीरियड रिड्यूस होता जाएगा 3, 4, 5, और ये जितने मोड आप चाहें उतने मोड का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। सो जब प्रोग्राम ने आपको ये लिस्ट दे दी तो आप खुद उसमें डिसाइड करते हैं कि एक्स डायरेक्शन का मोड कौन सा है, वाई डायरेक्शन का मोड कौन सा है, टॉर्शन डायरेक्शन का मोड कौन सा है। सो आप ये मेरे कुछ लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं इस चीज़ पे, मॉडल एनालिसिस पे, ई टैब्स की डिमॉन्स्ट्रेशन पे, वो देखिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप फिर इस नंबरिंग को अलग अलग करते हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि फर्स्ट मोड असल में एक्स का है, एक्स डायरेक्शन में बिल्डिंग स्वे हो रही होगी, फिर 4th मोड लेट से एक्स का है, 6th या 7th मोड एक्स का है, तो ये एक्स का फर्स्ट मोड होगा, ये सेकंड मोड होगा, ये थर्ड मोड होगा। इसी तरह सेकंड मोड जो सॉफ्टवेयर की नंबरिंग के मुताबिक सेकंड मोड है वो वाई का फर्स्ट मोड हो सकता है,
थर्ड मोड टॉर्शन का फर्स्ट मोड हो सकता है, इसी तरह फिफ्थ मोड जो है वो वाई का सेकंड मोड हो सकता है। सो आप खुद से पहले 8-10 मोड्स को देख के डिसाइड करते हैं कि एक्स का पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इसी तरह वाई का पहला, दूसरा, तीसरा, और टॉर्शन डायरेक्शन में पहला, दूसरा, तीसरा। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स में लेट से सेकेंड मोड का टाइम पीरियड उसी डायरेक्शन के फर्स्ट मोड का 1/3 रफली होता है फॉर अ वेल प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, सो अगर फर्स्ट मोड का 1 सेकेंड है और फोर्थ मोड एक्स का दूसरा मोड है तो उसका अराउंड 0.3 सेकेंड होना चाहिए। असल में ये जो डायरेक्शंस हैं ये 2-3 तरीक़ों से देखी जा सकती हैं। ये अब वही अगेन मैं रेफ़र करूँगा, वो मॉडल एनालिसिस वाले लेक्चर देखिएगा कोई भी। एक तो ये कि आप मोड को एनिमेट करवा सकते हैं ई टैब्स में। सो आप कहें कि फर्स्ट मोड को एनिमेट करवाएं तो आप देखेंगे कि वो एक्स डायरेक्शन में प्राइमरीली स्वे कर रहा होगा। और दूसरा तरीका यही चेक करने का कि ये एक्स में है या किसी और डायरेक्शन में है, वो ये है कि आप उसका मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशो देखें। ये भी उस मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स में रिपोर्ट होता है, और वो रेशो हाईएस्ट एक्स में हाईएस्ट जिस मोड की होगी वो एक्स का पहला होगा, सेकंड हाईएस्ट एक्स में जिस मोड की होगी वो एक्स का दूसरा होगा, थर्ड हाईएस्ट तीसरा होगा। ठीक है, सो अभी इस डिस्कशन में नहीं जाते कि क्योंकि वो फिर पूरा लेक्चर रिपीट करना पड़ेगा, बट मैं सिर्फ एक समरी दे देता हूँ आपका। अभी जो चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि बगैर कोई लोड अप्लाई किए आप पहला काम ये करें कि मॉडल एनालिसिस रन करें और उसके रिजल्ट्स देखें, और आपको पता होना चाहिए कि एक हेल्दी बिल्डिंग के रिजल्ट्स कैसे होने चाहिए इस बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और उसमें मोड शेप्स देखी जाती हैं और टाइम पीरियड्स देखे जाते हैं। टाइम पीरियड्स तो मैंने जैसे बताया कि नंबर ऑफ़ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10 किसी भी डायरेक्शन का पहला मोड होना चाहिए, और इसी तरह उनकी रेशोज़ रफली देखी जा सकती हैं। मोड शेप्स देखने में जो चीज़ आपने ख्याल रखना है वो ये कि पहला मोड बिल्डिंग का टॉर्शन में ना हो। पहला मोड एनिमेट करवाएं तो बिल्डिंग ट्विस्ट ना हो रही हो बल्कि स्वे हो रही हो एक्स में या वाई में। ये स्वे मोड जो है ये प्रेफरेबल मोड है, ट्विस्ट मोड जो है ये प्रेफरेबल मोड नहीं है एज अ फर्स्ट मोड। मोड शेप की डेफिनेशन यही है कि ये वो पॉसिबल शेप है जिसमें बिल्डिंग अपना डायनामिक रिस्पांस देगी। बिल्डिंग के डायनामिक रिस्पांस को जब बाद में कभी लोडिंग आएगी तो उसको अगर तोड़ा जाए तो इन शेप्स में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, यानी ये वो शेप्स हैं, एक और डेफिनेशन इसकी कि जिसमें बिल्डिंग खुद डिफॉर्म होना चाह रही है। ये शेप्स बिल्डिंग की प्रेफरेंसेस हैं डेफॉर्मेशन के लिए। अगर बिल्डिंग को इस शेप में डिफॉर्म करवाने वाली लोडिंग लगाई जाएगी तो बिल्डिंग बहुत ईजीली डिफॉर्म हो जाएगी, बिकॉज ये उसकी नेचुरल हैबिट है ये शेप। ठीक है, सो मॉडल एनालिसिस के लेक्चर रिवाइज करें, देखें कि ये क्या बताती हैं शेप। सो अगर फर्स्ट मोड टॉर्शन में है तो इसका क्या मतलब है कि बिल्डिंग की पहली टेंडेंसी, अपनी ख्वाहिश ही ये है कि वो टॉर्शन डायरेक्शन में डिफॉर्म हो। बस वो लोडिंग का इंतज़ार कर रही है कि जैसे ही कोई डायनामिक लोडिंग ऐसी आती है जिसमें उसको ये मौका मिले कि वो टॉर्शन में जाए तो वो चली जाएगी। इसका मतलब आपने कोई मॉडल बनाया, मॉडल एनालिसिस रन किया और पहला मोड टॉर्शन में आ गया तो आगे डिज़ाइन ना करें, यहीं पे रुक जाएं। अगर ये बिल्डिंग नई बनने जा रही है तो इसका अभी मॉडिफाई करें डिज़ाइन, इसकी लेआउट, इसकी प्रोपोर्शनिंग ठीक नहीं है। इसकी प्रोपोर्शनिंग ऐसी है कि ये नेचुरली बेंड होना चाह रही है टॉर्शन में। टॉर्शन में जब कोई चीज़ बेंड होती है ऐसे, ये जब ट्विस्ट होगी बिल्डिंग प्लान में देखें तो एक्सट्रीम कॉलम्स जो होंगे, जो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, वो एक्सट्रीम टेंशन और कंप्रेशन में आएंगे। ठीक है, सो वो आप देख सकते हैं कि उसमें किस किस्म का डैमेज डिफरेंट केस स्टडीज़ में रिपोर्ट हुआ है, ऐसी बिल्डिंग्स जो टॉर्शनली इरेगुलर थी। यानी आमतौर पे बिल्कुल एक रेगुलर बिल्डिंग बनाएंगे ना आप ई टैब्स में तो उसमें ये इशू नहीं आएगा। ये इरेगुलर बिल्डिंग में आएगा कि उसका फर्स्ट मोड टॉर्शन में जा रहा है। वो इरेगुलर बिल्डिंग जो है वो ज़रूरी नहीं कि उसका प्लॉट साइज इरेगुलर है, उसके अंदर जो प्रोपोर्शनिंग की गई है वो ऐसी हो सकती है कि जो फर्स्ट मोड टॉर्शन को दावत दे रहा है।
हर वो चीज़ जो बिल्डिंग के या स्ट्रक्चर के एम मैट्रिक्स और के मैट्रिक्स को अफेक्ट कर रही है ना, वो आपके टाइम पीरियड और मोड शेप को अफेक्ट करेगी। अगर आप मॉडल एनालिसिस की थ्योरी पढ़ें तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एम और के मैट्रिसेस इस्तेमाल हो रही हैं, इसमें कोई अप्लाइड लोडिंग का अमल दखल नहीं है। ठीक है, यानी ये एक पहला चेक है जो मॉडल कंप्लीट होते साथ ही आप अपने मॉडल पे लगा सकते हैं बगैर कोई लोडिंग अप्लाई किए। सो जो चीज़ भी एम और के मैट्रिक्स को अफेक्ट करेगी वो इन नंबर्स को अफेक्ट करेगी। अब चाहे वो बेसमेंट वॉल्स हैं, ठीक है, चाहे वो स्टिफनेस मॉडिफायर्स हैं, चाहे वो सॉइल को आपने लेट से फाउंडेशन को भी मॉडल कर दिया है स्ट्रक्चर में ही, हर वो चीज़ जो आपकी स्ट्रक्चर में इंक्लूड है के मैट्रिक्स में किसी तरह पार्टिसिपेट कर रही है तो वो इसको अफेक्ट करेगी। तो ये एक वैसे जनरल रूल है, नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10। हमेशा आप देखेंगे स्टिफनेस मॉडिफायर लगाएंगे तो ये टाइम पीरियड बढ़ जाएगा आपका। स्ट्रक्चर आपने डिग्रेड करा दिया, के की वैल्यू कम हो गई, पीरियड्स सारे के सारे उसी रेशो से रफली इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये एग्जैक्टली कभी फॉलो नहीं होता नंबर ऑफ स्टोरीज डिवाइडेड बाय 10, बस ये एक अंदाज़ा लेने के लिए। यूँ समझ लें कि जैसे वाइटल्स होते हैं ना किसी इंसान के, उनकी हेल्दी रेंज होती है। सो अब किसी का भी बीपी जो है वो एग्जैक्टली तो 120-80 नहीं आएगा, लेकिन वो हेल्दी रेंज में आप बस अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपकी बिल्डिंग 10 स्टोरी है, पहला मोड 4 सेकेंड टाइम पीरियड शो कर रहा है, तो इसका मतलब आपने कोई बहुत लूज प्रोपोर्शनिंग कर दी है, आपका स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर 10 स्टोरी है तो चलो 2 सेकेंड तक भी चला जाए, बट 4 सेकेंड तक तो ना जाए फर्स्ट मोड का टाइम पीरियड। तो ये पहला चेक है जो कोई बड़ी गलती आपको बता देगा। टाइम पीरियड्स आपको ये बता देंगे। मोड शेप जब एनिमेट करवाएंगे तो कनेक्टिविटी इश्यूज, मॉडलिंग के जितने एरर्स हैं वो सारे हाईलाइट होकर सामने आ जाएंगे। फर्स्ट मोड आपने एनिमेट करवाया और आपको नज़र आया कि पूरी बिल्डिंग स्टैंडिंग स्टिल और एक वॉल मूव कर रही है सिर्फ टॉप पे, मतलब वो सही कनेक्ट नहीं किया आपने, कोई कनेक्शन का इशू है। कोई भी जो आपके मॉडलिंग के एरर्स हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब कर देंगे टाइम पीरियड मोड शेप्स को, और अगर आपको इनकी हेल्दी रेंज पता है तो फ़ौरन आप पहचान जाएंगे कि कहाँ गलती है। ठीक है, सो बगैर लोड अप्लाई, ये इसकी ख़ास बात है, ये याद रखना है कि मॉडल एनालिसिस के रिजल्ट्स में अप्लाइड लोडिंग का कोई रोल नहीं है। अभी कोई डेड लोड, लाइव लोड, अर्थक्वेक कुछ भी नहीं है। मोड शेप जब एनिमेट करवाते हैं वो अर्थक्वेक के अंडर रिस्पॉन्स नहीं है बिल्डिंग का, वो शेप्स हैं जिन शेप्स में बिल्डिंग खुद से डिफॉर्म होना चाह रही है। ठीक है, अभी लोडिंग कोई नहीं आई, लेकिन अगर वो गलत शेप्स में डिफॉर्म होना चाह रही है तो वहीं पे रोक लेंगे, डिज़ाइन चेंज करेंगे जब तक कि वो डिज़ायर्ड एक्शन में ना आ जाए। नहीं, असल में ये साइज़मिक डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोड में जो प्लान और वर्टिकल इरेगुलरिटीज़ है ना, जिनके बाद फिर कोई ना कोई एक्शन लेना होता है अगर वो पूरा उतर जाए आपका स्ट्रक्चर उन इरेगुलरिटीज़ पे, उनको चेक करने के रूल्स हैं। ठीक है, वो रूल ये नहीं है कि आपका फर्स्ट मोड टॉर्शन में होना चाहिए, बल्कि वो क्वांटिफाइबल रूल्स हैं। यानी एक डायरेक्शन की जो ड्रिफ्ट है वो दोनों किनारों की जो ड्रिफ्ट है उसका एवरेज, एक किनारे का डिवाइडेड बाय एवरेज की ड्रिफ्ट की रेशो फलां नंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से क्वांटिफाइबल रूल्स हैं कोड्स में, और आप चेक करते हैं कि आप किसी क्राइटेरिया पे पूरे तो नहीं उतर गए आपकी बिल्डिंग, किसी इरेगुलरिटी के क्राइटेरिया पे, और वो 5-7 रूल्स हैं प्लान इरेगुलरिटी के भी, यानी प्लान के अंदर कोई इरेगुलरिटी और वर्टिकल इरेगुलरिटी में भी। सो आप जब उन पे किसी क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं, आपकी बिल्डिंग इरेगुलर डिक्लेयर हो जाती है, फिर आपको कोड कोई गाइडेंस देता है कि अब इसके डिज़ाइन में फ़लाँ चीज़ एडिशनली चेक करें या इंश्योर करें। ठीक है, सो लेकिन मॉडल एनालिसिस आपको एक ओवरऑल पहले ही आइडिया दे देता है कि बिल्डिंग कैसा बिहेव करने जा रही है। अगर उसका फर्स्ट मोड टॉर्शन है, प्योर टॉर्शन, तो आप उसको मॉडिफाई करें, उसको किसी इस तरह से मॉडिफाई करें कि वो ट्रांसलेशनल मोड में तब्दील हो जाए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कपल मोड्स होते हैं, यानी बिल्डिंग थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर रही है बट एक ख़ास एक्स में या वाई में बेंड भी कर रही है। ठीक है, सो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मिक्स मोड भी हो सकते हैं। सो वो भी आप
उसके लिए भी देख सकते हैं कि बिहेवियर कैसा है बिल्डिंग। मॉडल पार्टिसिपेशन मास रेशो एक नंबर होता है जो एग्जैक्टली क्वांटिफाई कर देता है कि ये किस डायरेक्शन का मोड है, या अगर मिक्स मोड है, कपल्ड मोड है, तो किस डायरेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, वो नंबर आपको बता देता है। शेयर वॉल की जो अपनी प्रोपोर्शनिंग की जाती है वो इस तरह की जाती है कि उसके एंड्स पर, लेग्स के एंड्स पर बाउंड्री एलिमेंट प्रोवाइड किया जाता है, यानी वो कन्फाइन किया जाता है। अगर ये एक शेयर वॉल की लेग है ना, ठीक है, सो आप यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड रीइंफोर्समेंट देंगे, यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेटेड रीबार्स देंगे, और बीच में बेशक ओपन दे दें, तो ये बाउंड्री एलिमेंट कहलाता है, दोनों एंड्स पे जो दिया जाता है। ठीक है, ये ज़ाहिर है एक्सट्रीम, जब शेयर वॉल इन प्लेन डायरेक्शन में बेंड होगी, इस डायरेक्शन में लोडिंग आएगी, तो ये कंप्रेशन में जाएगा जोन, ये जोन टेंशन में जाएगा। ठीक है, सो ये एक्सट्रीम जोन्स हैं, इनको स्पेशली डिटेल किया जाता है। यूँ समझ लें जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया, इनको कॉलम्स की तरह डिटेल किया जाता है। ठीक है, यानी ये समझ लें कि ऐसे कॉलम्स हैं जो दोनों एंड्स के ऊपर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अक्सर कई दफ़ा यूँ भी किया जाता है कि इसकी डायमेंशन भी बढ़ा दी जाती है, यानी कुछ इस तरह से क्रॉस सेक्शन भी दिया जा सकता है शेयर वॉल्स का, कि जिसमें ये बाकायदा कॉलम्स की तरह बिहेव करते हैं, ये जो दोनों एंड्स हैं इसके। बीम्स जब डायरेक्टली कनेक्ट हो रही होती हैं शेयर वॉल से, तो वहाँ पर अगर वो प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ना की जाए या डिटेलिंग ना की जाए, तो शेयर वॉल से बीम को बड़ा हाई शेयर और मोमेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, सो लिहाजा आम तौर पे ऐसी डिटेलिंग की जाती है कि ये मोमेंट ट्रांसफ़र ना हो, स्पेशली जब आपकी बीम शेयर वॉल के वीक एक्सिस में कनेक्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्लान व्यू में देखें कि ये आपकी शेयर वॉल है और इसको प्लान व्यू में ही एक बीम आके कनेक्ट हो रही है ऐसे प्लान व्यू में। अब बीम जो मोमेंट ट्रांसफ़र करेगी शेयर वॉल को, वो शेयर वॉल का आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग बन जाता है ना। बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है वो शेयर वॉल का आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग है। सो आपने तो शेयर वॉल को आउट ऑफ प्लेन में डिज़ाइन नहीं किया। ठीक है, सो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूं मोमेंट ट्रांसफ़र हो। ठीक है, सो प्रैक्टिकली आप डिटेलिंग ऐसी करेंगे कि ये मोमेंट ट्रांसफ़र ना हो सके, ये कनेक्शन रिजिड ना बन सके टेक्निकली। मॉडलिंग के अंदर इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि यहाँ पर एक इंटरनल पिन दे देंगे, आप अपने कंप्यूटर मॉडल में एक इंटरनल पिन दे देंगे, और इंटरनल पिन क्या करती है, मोमेंट को ज़ीरो कर देती है। सो कोई मोमेंट भी आपका बीम से शेयर वॉल को ट्रांसफ़र नहीं होगा। ई टैब्स की लैंग्वेज में इस इंटरनल पिन को हम कहते हैं बीम के केस में M3 रिलीज़, यानी मोमेंट को हमने रिलीज़ कर दिया, M3 को, जो बीम का प्राइमरी बेंडिंग मोमेंट था M3, उसको रिलीज़ कर दिया। सो आप किसी भी एक बीम को सेलेक्ट करके असाइन में जाके, फ्रेम्स में जाके ये रिलीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। रिलीज़ के कई मकसद होते हैं, एक मकसद ये भी है कि जहाँ पर आप मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को, वहाँ पे इंटरनल हिंज दे दें या M3 रिलीज़ दे दें। प्रैक्टिकली आप देखें इंटरनल हिंज क्या कर रही है कि मोमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रही। अब प्रैक्टिकली आपने ये इंश्योर भी करना है कि जो मॉडलिंग में इजम्पशन कर दिया है वो असल में भी पूरी हो रही हो। उनको यूं कनेक्ट ना करें कि बीम की रीइंफोर्समेंट शेयर वॉल के अंदर जा रही है। अगर इस तरह आप उसको बना देंगे तो फिर तो वो रिजिड कनेक्शन बन जाएगा। यही मामला सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम्स का है। सेकेंडरी बीम्स के केस में देखें आप, असल में क्या हो रहा होता है कि स्लैब के नीचे सेकेंडरी बीम्स हैं और वो मेन गर्डर्स या प्राइमरी बीम्स पर रेस्ट कर रही हैं। ठीक है, सो मैं ये लेट से प्लान व्यू बनाता हूँ। यहाँ टॉप पर ये स्लैब है, इसके नीचे ये कुछ सेकेंडरी बीम्स जा रही हैं और एंड्स पर ये प्राइमरी बीम्स हैं जो मैंने बोल्ड में बना दी। ठीक है, अगर आप इनको यूं ही कनेक्ट कर देंगे मॉडल के अंदर कि एक मेन बीम है उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर दें सेकेंडरी बीम से, तो चाहे आप क्रॉस सेक्शन इनको सेकेंडरी बीम का दे दें, उसको प्राइमरी का दे दें, सारी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ दुरुस्त हों, तो ये मॉडल दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह कि आपने इनको कनेक्ट कर दिया सीधा सीधा, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन ई टैब्स में होता है वो रिजिड होता है। असल में तो कनेक्शन रिजिड नहीं है, असल में तो सेकेंडरी बीम सिर्फ रेस्ट कर रही हैं
सो दूसरे मानों में सेकेंडरी बीम्स की जो एंड कंडीशंस हैं वो रिजिड नहीं है, वो सिंपली सपोर्टेड है, रोलर कह लें या सिंपली सपोर्टेड कह लें। तो इसका मतलब है सेकेंडरी बीम्स में दोनों एंड्स पे आपको इंटरनल हिंज देनी चाहिए, ताकि वहां पे ये इंश्योर हो सके कि सेकेंडरी बीम अपना कोई मोमेंट प्राइमरी बीम पे ट्रांसफर नहीं करेगी। ठीक है, सेकेंडरी बीम की सिचुएशन इस तरह की है प्रैक्टिकली कि वो रेस्ट कर रही है, वो ट्रांसफर नहीं करेगी। सेकेंडरी बीम जब बैंड होगी अपने साथ प्राइमरी बीम को बैंड नहीं करेगी, लोड किनारे पे बस ट्रांसफर कर देगी, पॉइंट लोड। तो ये मॉडल में कैसे इंश्योर करनी है ये चीज कि आप सेकेंडरी बीम्स के दोनों एंड्स पे M3 रिलीज प्रोवाइड कर दें। ठीक है, उसको रिजिड कनेक्शन ना बनाएं, M3 रिलीज दे दें। तो इस तरह आप इंश्योर करते हैं कि जो मॉडलिंग एजम्पशन की है वो असल में कॉरेस्पॉन्ड करती हो रियल सिनारियो से, या रियल सिनारियो समझें जाके पहले और फिर उसको मॉडल में मिमिक करें या रिप्रेजेंट करें। असल में स्लैब्स का जो एक मकसद है वो ये है कि लेटरल लोड को वर्टिकल एलिमेंट्स पे ट्रांसफ़र करे। स्लैब खुद जो है वो प्राइमरीली ग्रेविटी लोड रेजिस्टिंग सिस्टम में शामिल है ना, उसका प्राइमरी मकसद एरिया लोड को लाइन लोड और पॉइंट लोड में ट्रांसफ़र करना है, और इत्तेफाक से हमारा आज का टॉपिक भी यही है। लेकिन इसका एक मकसद ये भी है कि लेटरल लोड जो डायाफ्राम्स पे लग रहे हैं, आप जब देखते हैं कि आपने स्लैब लेवल पे मैस को लंप्ड एज्यूम किया हुआ है, तो जो मेन इनर्शियल फोर्सेस डेवलप होंगी स्ट्रक्चर में वो स्लैब लेवल्स पे, यानी मैसेस जिधर कॉन्सेंट्रेटेड है वहाँ पे डेवलप होंगी। तो वो इनर्शियल फोर्सेस अगर अर्थक्वेक का केस है तो कॉलम्स और शीयर वॉल्स पे ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो स्लैब का एक मकसद ये भी है कि लेटरल लोड को कॉलम्स और शीयर वॉल्स पे ट्रांसफ़र करे। वो कोई अलग से एलिमेंट नहीं है, वो जुड़ा हुआ है हर जगह पे कॉलम्स और शीयर वॉल्स के साथ। तो अगर स्लैब डिस्प्लेस होती है तो वो अपने साथ कॉलम्स और शीयर वॉल्स के अंदर भी शीयर प्रोड्यूस करे, मोमेंट प्रोड्यूस करे। ये मकसद आम तौर पे जब स्लैब को डिज़ाइन करते हैं, जिसको आम तौर पे स्लैब डिज़ाइन कहते हैं, तो ये मकसद जहन में नहीं रखा जाता। प्राइमरीली स्लैब को डिज़ाइन कर दिया जाता है एरिया लोड पे, जो ग्रेविटी लोड है, डेड, लाइव, सुपर डेड वगैरह वगैरह, और ये एज्यूम कर लिया जाता है कि खुद ब खुद ही स्लैब अपना ये काम करेगी, यानी लेटरल लोड ट्रांसफ़र का काम भी कर देगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता कई दफ़ा। और अगर आप स्लैब को इस तरह से स्पेशली डिज़ाइन करें कि वो लेटरल लोड को वर्टिकल एलिमेंट्स पे ट्रांसफ़र करने का भी काम करे एफिशिएंटली, तो उसको डायाफ्राम बोलते हैं। उसको फिर स्लैब नहीं बोलेंगे, वो डायाफ्राम डिज़ाइन होगा, और उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, शायद किसी लेक्चर में मैंने जिक्र किया होगा कि फिर वो उसका डिज़ाइन इस इंटेंशन के साथ होगा कि लोड शीयर वॉल और कॉलम पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। उसकी फिर रीइंफोर्समेंट इस तरह दी जाती है कि जिस लाइन में कॉलम आ रहे हैं पूरी लाइन में, उधर एक पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रीइंफोर्समेंट का बैंड पूरा जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ टर्मिनोलॉजी लाइक कॉर्ड्स, कलेक्टर्स, ये चीज़ें उस डायाफ्राम डिज़ाइन में इस्तेमाल होती हैं, और वो अभी हमने इस कोर्स में नहीं डिस्कस किया। वो एडवांस टॉपिक है, वो किसी और कोर्स में या बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या मुझे टाइम मिला तो इसका मैं अलग से कोई लेक्चर भी बना के शेयर करूंगा आपके साथ। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। मॉडल एनालिसिस से मेरे जहन में कई और चीज़ें भी आ रही हैं जो प्रैक्टिकली बताने की हैं, बट फिलहाल आई थिंक अभी यहीं पे इसको क्लोज करते हैं और टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं आज।